हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर जो कि सॉल्यूशंस है। काफी टाइम बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट ईयर कुछ वीडियोस डाली थी लेकिन इस बार हम कंटिन्यूटी रखेंगे, कि चैप्टर कंटिन्यूटी में चलते रहें, 12th के भी और पैरेलली 11th में भी ट्राई करूंगा कि हम उसे अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है हमारे लिए, और नीट के लिए, जेई मेंस के लिए और सीबीएसई के लिए क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है। लेकिन जेई एडवांस्ड के लिए सबसे पहला चैप्टर नहीं है, जैसा कि हमें पता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में एक और चैप्टर हुआ करता था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट डिलीट हो चुका है लास्ट ईयर, लेकिन स्टिल जेई एडवांस्ड एग्जाम में आता है। आईआईटी ने अपने सिलेबस से डिलीट नहीं किया, लेकिन सिर्फ जेई एडवांस्ड के लिए। जेई मेंस में वो नहीं आएगा, ना नीट में आएगा, ना जेई मेंस में आएगा, ना सीबीएसई के एग्जाम्स में या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आएगा। पर अब हम इसे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं एक बार के लिए, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर हम स्टार्ट भी कर देंगे, सभी के लिए रेलेवेंट भी रहेगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर। तो जैसा कि आप सॉल्यूशंस के बारे में छोटी क्लासेस से, काफी छोटी 6 7 से ही सुनते आ रहे हो, सॉल्यूशंस क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है ना। काफी काफी कुछ सुनते आ रहे हो आप सॉल्यूशंस के बारे में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, होमोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर, अलग अलग चीजें सुनते आ रहे हो। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होता है, और इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं, कितने पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, और आगे का क्या पूरा वो शेड्यूल रहेगा चैप्टर का, वो आज हम जान लेंगे। और उसके बाद सेकंड लेक्चर से हमारा फर्स्ट भी ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट को आप स्किप कर दो, लेकिन सेकंड से भी हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर को कवर करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन पता लेंगे आज हम इस चैप्टर की। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में लिख लेते हैं। क्या होता है एक होमोजीनस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे छोटी क्लासेस में हम सुनते आ रहे हैं मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक आपका होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक आपका होता है हेट्रोजीनस। ओके, होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या डिफरेंस होता था, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। होमोजीनस हेट्रोजीनस के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हो। होमोजीनस वो होता है जिसकी एक सिंगल फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, अपने इस पे लिख ही लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस के बारे में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो, मिक्सचर दो टाइप के हैं हमारे पास, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। ओके, होमोजेनस में क्या रहती है, सिंगल फिजिकल स्टेट रहती है, मतलब एक ही फिजिकल स्टेट रहेगी, और इसमें आपका मोर देन वन हो सकती है या डिफरेंट होगी, डिफरेंट हो सकती है हेट्रोजेनस मिक्सचर में। जैसा कि होमो के लिए मैं बोलूँ, आप एक सॉल्यूशन लेते हो, वाटर में सोल्ट ऐड कर दिया आपने, तो सोल्ट ऐड करने के बाद आपको कहीं सोल्ट दिखता है क्या? सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखता, वो डिसॉल्व हो जाता है, हमें कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशंस दिखते हैं ना उसके। तो ऐसा तो है नहीं वो सॉलिड फॉर्म में हमें अलग दिख रहा है। तो वो एक होमोजीनस मिक्सचर है, इसलिए हम कहते हैं सॉल्यूशंस को एक होमोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर को आप सॉल्यूशंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, समझे। हेट्रोजीनस मिक्सचर अलग चीज है, होमोजीनस मिक्सचर अलग चीज है। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने यहाँ पे, एक होमोजीनस है हमारा, एक हेट्रोजीनस। इसे आप क्या कहोगे? सॉल्यूशंस कहोगे, इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब हेट्रोजीनस कैसे, कि आपने वाटर में मान लो मिट्टी डाल दी, सॉइल डाल दी, है ना, जो कि डिजोल्व नहीं होगी, वो अलग दिखेगी, नीचे बैठ जाएगी, वो डिजोल्व नहीं होगी, सॉलिड पार्ट अलग दिखेगा। अब वेजिटेबल सूप ले लो, वो उसमें भी वेजिटेबल्स अलग हैं, लिक्विड पार्ट अलग है, तो अलग अलग चीजें उसमें हमें डिस्टिंक्ट दिखती हैं, सेपरेशन होता है उनका, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। आप वाटर में से सॉल्ट सीधा नहीं निकाल सकते विदाउट डूइंग एनी केमिकल और फिजिकल मेथड्स। ओके, तो सॉल्यूशन को सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया, होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब देखो मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, है ना। मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन, तभी तो मिक्सचर बनेगा। सिंगल चीज को आप मिक्सर थोड़ी कह सकते हो, तो इंडिविजुअल रह जाएगा। मोर देन वन कंपोनेंट हो जाता है मिक्सर। अब देखो, सॉल्यूशंस को बोला मैंने होमोजेनस मिक्सर, मिक्सर को बोला क्या, मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। मिक्सर तो वही होगा। अब सॉल्यूशंस में मतलब एक से ज्यादा, दो तीन चार कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना।
लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली हमारे पार्ट में क्या रहेगा, बाइनरी मिक्सर रहेगा, बाइनरी मिक्सर। बाइनरी मिक्सर में क्या क्या रह जाता है, अब देखो सॉल्यूशंस के बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया तो, थोड़ा सा आइडिया तो है छोटी क्लासेस के कि सॉल्यूशंस किन चीजों से बनता है। हमारे पास दो चीजें हैं, देखो, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, दो कंपोनेंट रहेंगे। ये देखो, सोल्यूट और सोलवेंट तो रहेंगे रहेंगे। अब दो बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट होना, तीन कंपोनेंट होना, चार कंपोनेंट होना, वो डिपेंड करता है कि सोल्यूट और सोलवेंट के नंबर्स क्या है। अब मैंने यहाँ पे बाइनरी मिक्सर बोल दिया, इसका मतलब एक ही सोल्यूट होगा, एक ही सोलवेंट होगा। ओके, ऐसी आप टर्नरी मिक्सचर ले सकते हो, टर्नरी मिक्सचर। ये लो, इसमें क्या होगा, सोल्यूट तो सोल्यूट होता ही है, सोलवेंट भी रहेगा, लेकिन उनके नंबर चेंज हो जाएंगे। या तो दो सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट हो जाएगा, या एक सोल्यूट और दो सोलवेंट भी हो सकते हैं। इस चीज में बस डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही क्वाटरनरी मिक्सचर रहेगा आपका, लेकिन हमारे लिए क्या है, हम इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टाइप के मिक्सचर मतलब एक ही टाइप के सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, वो है हमारा कौन सा, बाइनरी मिक्सचर। ये ही हमारे लिए मेन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियरेंस मिल गई होगी कि जनरली सॉल्यूशंस की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप कैसे डिफाइन करोगे। इट इज अ होमोजेनस बाइनरी मिक्सचर, कह सकते हैं सॉल्यूशंस कैन बी डिफाइंड एज होमोजेनस बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी दो कंपोनेंट, बाइनरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जनरल स्टडी के लिए, आप वैसे जनरल डेफिनेशन में लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो भी तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा सोल्यूट और एक से ज्यादा सोलवेंट हो सकते हैं, जैसा कि हमने टर्नरी मिक्सचर के बारे में यहाँ पे देखा है। ओके, तो सॉल्यूशंस का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया है। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन को क्लासीफाई किन बेसिस पे कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलो लेट्स क्लासीफाई द सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आप कहोगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट कह सकते हैं हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या फिर आप कह दो कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम इसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफाइन डिवाइड कर सकते हैं, वो रहेगा। देखो इसमें तीन टाइप आ जाएंगे। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, सेकंड रहेगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वर्ड्स आपने सुने हुए हैं। एक वर्ड और आता है, एक और टर्म आती है, वो क्या रहती है, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हैं जिसका हमने क्लासिफिकेशन किया है, किसके बेसिस पे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या कंसंट्रेशन कह दो। अनसैचुरेटेड क्या है कि सोल्यूट प्रेजेंट लेसर देन इट्स मैक्सिमम अमाउंट, लेसर देन इट्स मैक्सिमम अमाउंट। ओके, अभी देखेंगे मैक्सिमम अमाउंट क्या है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम सोल्यूट प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट। ओके, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सोल्यूट प्रेजेंट मोर देन, मोर देन इट्स मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट एट हायर टेम्परेचर। ये कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। अब देखो इनको एक ही एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो कोई ऐसी कोई कंपोनेंट है, कोई ऐसा सॉल्यूट है जिसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 100 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। ओके, 100 ग्राम, ये मान लो कि एट रूम टेम्परेचर है। ये किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है एट रूम टेम्परेचर, लिख देते हैं हम इसे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, मतलब 298 केल्विन हो जाएगा। 100 ग्राम पर लीटर मैक्सिमम सोल्युबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, लेसर देन 100। ठीक है, लेसर देन अमाउंट कितनी हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट लेसर देन 100, यहाँ पे इक्वल टू 100, यहाँ पे ग्रेटर देन 100 होगा।
यहाँ पे ग्रेटर देन 100 होगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम घर पे या घर पे कम बनाते हैं, वैसे चाशनी बनाते हैं ना, चाशनी। चाशनी होती है जो, जिसे शुगर सिरप कहते हैं। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? शुगर सिरप ले सकते हैं, शुगर सिरप। ओके, शुगर सिरप जो बनाते हैं उसे गर्म पानी में, मतलब पानी को पहले हीट किया जाता है, फिर उसमें चीनी डालते रहते हैं। वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट से भी जब ज्यादा, देखो मैक्सिमम अमाउंट तक तो वो अपनी एक ही स्टेट में रहेगा। जैसे हमने ज्यादा डालना किया, उसकी थिकनेस बढ़ने लगी। चाशनी कितनी थिक होती है ना, तो वो इसी मेथड से बनाई जाती है। उसको हीट किया जाता है, तभी हम उसमें उसकी मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी से ज्यादा उसमें हीट डाल सकते हैं। सॉरी, हीट नहीं, उसकी अमाउंट ज्यादा ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट से। ओके, तो ये 3 एग्जांपल हैं हमारे। किसके 3 पार्ट हैं? किसके? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक और क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम और प्रोसेस समझने वाले हैं। यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड के बेसिस पे एक छोटा सा पार्ट ले लो आप। तो देखो नेक्स्ट पेज पे ये रहा हमारा। देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है। सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड करके, यही है ना सॉल्यूशन बनाने की टेक्निक। और ये प्रोसेस कह दो, मेथड कह दो, ये हम सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सोल्यूट डालते हैं, और फिर हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। हम उसे डिसोल्व करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन बनना अगर बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये लो, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये होता है हमारा डिसोल्यूशन। ओके, और एक प्रोसेस, अब देखो मैंने एक तरफ का एरो लगाया है, अगर मैं दूसरी तरफ का एरो लगाऊं, मतलब अगर मैं सॉल्यूशन से वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर रहा हूं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, उससे सॉल्यूशन बना, उस प्रोसेस को हमने कहा डिसोल्यूशन। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है। और सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वापस बनना, वो हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखने में एक बहुत छोटी सी टर्म है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप हायर स्टडीज में जाओ केमिस्ट्री में, तो इस टॉपिक के ऊपर कितनी पीएचडीज होती हैं, कितनी रिसर्चेज होती हैं, कितने ही पेपर छप चुके हैं। अलग अलग केमिकल्स के क्रिस्टल बनाना, मतलब क्रिस्टल आप कैसे बना सकते हो, इसका उसके एक्वा सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाना किस टेम्परेचर पे बनेगा, ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है ना। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए बस इतना ही वर्ड जानना है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। तो ले लेते हैं थोड़ा सा बनता कैसे। मान लो कि आपने एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, ठीक है। ये अपना एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसको हमने कर दिया कूल डाउन। क्या कर दिया? टेम्परेचर डाउन कर दिया इसका, कूल डाउन कर दिया। अब क्या होगा? हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया था? याद करो, हीट करके उसमें ज्यादा अमाउंट उसकी डिजोल्व की थी, घोल दी थी, ज्यादा अमाउंट डिजोल्व कर दी थी। फोर्सफुली कह सकते हो आप, हीट ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाया, फिर हमने ज्यादा अमाउंट उसकी डिजोल्व की। अब जैसे ही आप टेम्परेचर डाउन करोगे, तो वो जो ज्यादा अमाउंट इसकी डिजोल्व हुई थी, वो एज अ क्रिस्टल आने लग जाएगी, एज अ क्रिस्टल हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, ये ही हमारे क्रिस्टल्स हैं, ये ही क्या है, क्रिस्टल्स है। ओके, तो ऐसे ही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। लेकिन दिखने में जितना सिंपल है उतना सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन एक आपको आइडिया मिल गया भाई क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं किसी भी सॉल्यूशन में से। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्लासिफिकेशन करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उधर से ही हमें आइडिया मिलेगा चैप्टर का कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इस चैप्टर के। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा, वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब फिजिकल स्टेट क्या रहने वाली है, लिक्विड रहने वाली है, सॉलिड रहने वाली है, या गैसेस रहने वाली है। अब वो कैसे पता चलेगा? देख के तो ठीक है हम पता लगा सकते हैं, लेकिन और क्या क्या हो सकता है, कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन, बिना देखे नाम से बोल दूं, अगर मैं आपको जस्ट बता दूं कि सोल्यूट गैस है, सोलवेंट लिक्विड है, या सोलवेंट लिक्विड है, सोल्यूट सॉलिड है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन किस फिजिकल स्टेट में रहने वाला है?
तो वही हम देखने वाले हैं। हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस रहेंगे, तीन ही स्टेट्स हमारे पास फिजिकल, एक गैसियस है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है। ओके, तो ले लो, अभी हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक सोल्यूट है मेरे पास, ये रहा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे पास एक गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस कैसे बोल दिया, अब मैंने आपको बोला था कि हम देखेंगे कि क्या चीज डिसाइड करेगी कि कौन से सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा। अब इसका कारण, आपका इसका आंसर है कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही डिसाइड करेगी। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये चीज है कि सॉल्वेंट अगर गैस है तो वो गैसियस सॉल्यूशन रहेगा। ओके, अब हम इसे ले लेंगे, जैसे सोल्यूट मान लो मैंने, देखो सॉल्वेंट तो गैस रहेगा ही रहेगा, ये तीन टाइप के हो सकते हैं। ओके, ये तीन टाइप के रहेंगे। सोल्यूट आप गैस भी ले सकते हो, सोल्यूट आप लिक्विड भी ले सकते हो, सोल्यूट आप सॉलिड भी ले सकते हो। देखा कि तीन टाइप के गैसियस सॉल्यूशंस हमारे पास बन गए हैं। एक गैस में गैस डिजोल्व की, एक गैस में लिक्विड डिजोल्व कर दिया, एक हमने गैस में सॉलिड डिजोल्व कर दिया। सोलवेंट हमारा क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। सोलवेंट की जो फिजिकल स्टेट है वही हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट रहने वाली है, ये याद रखना आप। समझ गए। अब इसके एग्जांपल्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले हम देख लें, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, वो कैसे तैयार होगा, वो भी सेम। अगर हम यहाँ पे एक सेपरेशन कर लें तो ये हमारा यहाँ पे लिक्विड है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। ओके, यहाँ पे हम इसे गैस, इसे भी गैस, इसे सॉरी, इसे गैस नहीं, इसे लिक्विड लेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, फिर से गलती होगी, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, इसके फिजिकल स्टेट चेंज होते जाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही हम सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिखेंगे यहाँ पे। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, सॉलिड में हमारा सॉल्वेंट कैसा रहने वाला है, सॉलिड ही रहने वाला है, सॉलिड रहेगा भाई, सॉलिड रहेगा, सॉलिड है भाई, सॉलिड है। से अगेन यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड है, लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट हमारा गैस भी होगा, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े थोड़े, है ना। वैसे तो आपको एनसीईआरटी में इसके सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसा कि आप एयर ले लो, एयर में क्या रहता है, O2 प्लस N2, है ना। एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर रहता है ना, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया हमारे गैसेस सॉल्यूशन का, मतलब वहां पे सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, जैसे N2 की अमाउंट ज्यादा है यहाँ पे, हमें पता है एयर में N2 70% से ज्यादा रहता है, तो वही हमारा सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस तो पता है ना आप लोगों को, कि सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है, या जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, वो होता है सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम हो या जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वो हमारे लिए सॉल्यूट का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप देख लो कि भाई लिक्विड है तो वो हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डिसाइड नहीं करना है कि लिक्विड देख के उसको सॉल्वेंट डिसाइड कर दिया कि वाटर तो जैसे सॉल्वेंट होता है तो हमेशा लिक्विड ही सॉल्वेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। ओके, सॉल्वेंट पहले डिसाइड करो कौन है दोनों चीजों में से, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके देख लो, फिर आप देखोगे सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, वही हम कहेंगे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। ओके, अब लिक्विड इन गैस, गैस में लिक्विड का सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, एक होता है क्लोरोफॉर्म, CH Cl3, वो N2 गैस में जब घुल जाता है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन होता है, उसे हम कह देंगे वो भी गैसेस सॉल्यूशन है। नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का डिसॉल्व होना एक गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अगेन अगर हम कैम्फर ले लें, कैम्फर तो पता है ना आपको, कैम्फर प्लस N2, ठीक है, कपूर जैसे, वो भी N2 में, क्यों, अब देखो कैम्फर सॉलिड है और N2 में गैसेस सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, कैम्फर ना सबलिमाइज हो जाता है, सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाता है, वो उसका डिसॉल्व होने के बाद तो गैसेस सॉल्यूशन ही बनेगा, वहां पे हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि नाइट्रोजन गैस में कैम्फर अलग से दिख रही है। ठीक है, ओके। और अभी लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की बात करें, लिक्विड के अंदर गैस, बताओ, वाटर,
O2 प्लस वाटर, वाटर में ऑक्सीजन गैस होती है ना, तभी तो एक्वेटिक फिशेज और ये सब जी रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? वाटर से ही ले रहे हैं। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, आप इथेनॉल, इथेनॉल मतलब दारू प्लस वाटर, कुछ मत होना इसके नाम पे, ठीक है। वाटर में अल्कोहल मिला दी, वो एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड, आप शुगर प्लस वाटर ले सकते हो, सोल्ट प्लस वाटर ले सकते हो, है ना। तो ये चीजें। अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट और जनरल हमें देखने को डेली लाइफ में नहीं मिलते, इसलिए हमें याद रखना जरूरी है। अब सॉलिड में गैसीय होता है हाइड्रोजन गैस, जब एब्जॉर्ब हो जाती है किसके ऊपर? हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम मेटल। पैलेडियम ये मेटल होती है, ठीक है। ये क्या है? एक मेटल है। क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है पैलेडियम मेटल की सरफेस पे, तो एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया, उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सॉलिड के अंदर लिक्विड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अमलगम, अमलगम, ठीक है। अमलगम क्या होता है? दो मेटल का मिक्सचर होता है। एक आपका लिक्विड ले लो, लिक्विड मेटल कौन से? एक ही है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी प्लस आप कोई भी सोडियम ले लो, है ना। सोडियम मेटल के साथ इसका सोडियम अमलगम बोल देंगे इसे हम। एग्जाम्पल लिख दिया। सॉलिड में सॉलिड, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर को मिक्स किया जाता है गोल्ड के साथ, वो भी एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा टेबल आपको एज इट इज कहाँ पे मिल जाएगा? और भी एग्जाम्पल्स होंगे शायद उसमें, एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल बनाया हुआ है ऐसा कैसा कैटेगरी करके। हमने इतने सारे सॉल्यूशंस देख लिए, गैसेस सॉल्यूशन देख लिया, लिक्विड सॉल्यूशन देख लिया, सॉलिड सॉल्यूशन देख लिया, है ना। लेकिन हमारे काम का क्या है? हमारे काम का सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा। हमें सारे के सारे सॉल्यूशन नहीं पढ़ने भाई, हमें लिक्विड सॉल्यूशंस देखने हैं सिर्फ यहाँ पे। यहाँ पे क्या पूरे चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन की बात होगी? अब देख लेते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास तीन चीजें हैं कि जैसा हमने यहाँ पे लिखा लिक्विड सॉल्यूशन। देखो, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या रहा हमारे पास? गैस प्लस लिक्विड, है ना। गैस इन लिक्विड कह दो आप, या फिर आप कह दो लिक्विड इन लिक्विड, और या फिर सॉलिड प्लस लिक्विड। ओके, तो ये तीन पार्ट है सॉल्यूशन में, हर सॉल्यूशन के तीन तीन ही थे, गैस, लिक्विड और सॉलिड। सॉल्यूट ले लिए और सॉल्वेंट हमारा सेम रहेगा। देखो, ये जो पार्ट है गैस का डिजोल्व होना, लिक्विड, इसकी स्टडी करेंगे हम। मतलब स्टडी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कितनी गैस डिजोल्व हो सकती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं हमारा हेनरीज लॉ। क्या? हेनरीज लॉ, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। ओके, लिक्विड इन लिक्विड, ये होता है हमारा राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ। ओके, और सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये तीन मेजर पार्ट हैं हमारे पूरे चैप्टर के, सॉल्यूशन चैप्टर के, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपको ओवरव्यू मिल गया इससे। अब आपको मैं एक चीज और, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस लेक्चर में, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। मतलब 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है उसमें आपको क्या चीजें आनी चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, बाकी तो आप इस चैप्टर में सीखोगे ही। कंसंट्रेशन टर्म्स, ओके, कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें भी सारी की सारी नहीं, बेसिकली हमें एक मोलैलिटी चाहिए, एक चाहिए हमें मोलैरिटी, और एक हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। ज्यादा यही काम आएंगे, एक और जो काम आएंगे तो उसके साथ हम आपको शुरू में बता दिया करूंगा कि ये चीज है। वैसे तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नहीं पढ़ा जिन्होंने ढंग से। फिर भी मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, किसमें? किलोग्राम में। ओके, इसमें भी सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या? मास नहीं लेना यहाँ पे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। ओके, अब मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। इसे स्मॉल एम से, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसे चाई बोल लो, काई बोल लो, एक्स बोल लो, उससे डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, जिसके भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट कंपोनेंट जिसके हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, अपॉन में टोटल मोल्स, अपॉन में क्या, टोटल मोल्स। ओके, तो ये है हमारा है मोल फ्रैक्शन। ये तीन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। फिर भी हम इसे साथ के साथ थोड़ा बहुत देखते जाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा, जो भी नेसेसरी रहेगा। इसके अलावा एक परसेंटेज टर्म्स होती हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये चीजें भी थोड़ी सी काम आती हैं हमारे। तो बट ये सारी चीजें एक्चुअल में कहाँ करवाई जाती हैं, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, वहीं से सारी की सारी है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि हमें यहाँ पे अभी जरूरत पड़ने वाली है इनकी। ओके, तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देख लो। बाकी हम इससे न्यूमेरिकल जब करेंगे आगे के टॉपिक्स के, तो आपको धीरे धीरे वहां पे भी पता चल जाएगा मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है। फॉर्मूला आपने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा गैस इन लिक्विड वाला पार्ट, जो कि क्या था, हेनरीज लॉ, है ना। उससे पहले यही चीजें हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, आप अगर एनसीईआरटी में भी देखो उन्होंने फिर से डिफाइन कर रखी हैं, और ये चीजें फॉर्मूला बेस्ड। ओके, फॉर्मूलाज आप वहां से देख सकते हो, देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो मैंने वैसे बता दिया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल फिर नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।